गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग आज शुरू करने वाले हैं रदरफोर्ड्स मॉडल। हम लोगों ने इसका सेटअप पूरा देख लिया था जो रदरफोर्ड के स्टूडेंट गीगर एंड मार्सडेन ने रेडी किया था, और हम लोगों ने कुछ बातें पढ़ी थी वहां पे उस दिन, बहुत ही चर्चा डिटेल में हुई थी। तो आप पिछला वीडियो भी देखेंगे, उसके कंटिन्यूएशन में जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, एकदम वादा करता हूँ मैं। आपने कहा सर पिछले लेक्चर का भी कुछ थोड़ा सा एक बता दें, तो याद करिए कि हमने बोला था कि हमने एक गोल्ड फॉइल लिया है। कैसे काटा होगा? ऑब्वियसली लेजर से कटिंग की होगी, क्योंकि जनरली आप इतना पतला जो आपने काटा है 100 नैनोमीटर की थिकनेस का है, ताकि इसमें 1000 से 2000 एटम ही रहे, तो वो आसानी से ऐसे कट नहीं सकता। ये शीट थी, इसके अंदर हमने बोला था आपको कि इस तरह से आप एटम्स बना सकते हैं। ये मानिए किसके एटम्स है, तो ये गोल्ड के ही एटम्स है और किसी के एटम होंगे नहीं गोल्ड फॉइल के अंदर। और यहाँ पर इसका न्यूक्लियस था। हमने बोला था कि 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल हैज पास्ड अनडेविएटेड, 99% अनडेविएटेड पास कर गए थे। दो चार इस तरह से स्कैटर हुए थे, और 10,000 में से एक अपने पाथ को रिट्रेस किया था, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने आ गया था। तो यहां तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया है, आप चाहे तो पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये न्यूक्लियस था। चलिए अब जरा सा इसको और डीप में एनालाइज करते हैं, बहुत ही आराम से करते हैं। हेडिंग में डाल रहा हूं कि मैथमेटिकल डेरिवेशन एसोसिएटेड विथ रदरफोर्ड्स मॉडल। तो आपने यहाँ पर अभी जो देखा, उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि सर रदरफोर्ड्स मॉडल के अंदर और क्या क्या चीजें थी। चलिए, तो रदरफोर्ड मॉडल के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये आपका एक एटम है। इसके अंदर न्यूक्लियस को मैं इतना बड़ा दिखा रहा हूं, शायद आपको दिख रहा होगा कैमरे पे, और ये इसके चारों तरफ का फैला हुआ एक वाईफाई रीजन था। अगर इसके ऊपर से कोई अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो वो अनडेविएटेड पास करेगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अल्फा पार्टिकल को रोक ले। इसका मास है 4 AMU, अल्फा पार्टिकल का मास 4 AMU है, और इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली मासलेस है, इसके पास मास है ही नहीं, कहां से बेचारा रोक पाएगा? क्या आपने कभी देखा है कि किसी पत्ते को, किसी बुलेट को रोक ले? क्या कोई पत्ता या कोई कपड़ा या कोई कागज गोली को रोक सकता है क्या? बिल्कुल वही कंपैरिजन है। ये मासलेस थे बेचारे, तो ये जा रहा था। अगर कोई इसके जोन में आ गया, इसके अंदर यहां तक के रास्ते में कहीं आ गया, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर ये बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने आ गया अल्फा पार्टिकल, तो ये इसी पाथ से रिट्रेस हो जाएगा। अच्छा सर, हमने बोला था कि ये जो आप हाइट देख रहे हैं, जिसके अंदर में अल्फा पार्टिकल आएगा और उसके बाद वहां से वो डेविएट हो जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन cot θ/2 है, वो पढ़ना नहीं हम लोग को, वो फिजिक्स में आप लोग को सर पढ़ाएंगे। हम लोग को बहुत कम पढ़ना है, बट हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ रहे हैं सेफ्टी के लिए, बताएंगे क्यों। तो देखिए यहां से ये जो लेंथ आपको दिख रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the direction of propagation, the direction of propagation of alpha particle, propagation of alpha particle and the nucleus, and the nucleus in case of scattering ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिस केस में अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो जाता है यानी डेविएट हो जाता है, इज कॉल्ड द इम्पैक्ट पैरामीटर, इज कॉल्ड द इम्पैक्ट पैरामीटर। आपने कहा कि सर ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, न्यूमेरिकल एक करेंगे उससे हम लोग पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाएगा। अब हम इस एटम में से सिर्फ न्यूक्लियस को बाहर निकाल रहे हैं, तो आप इस एटम में से न्यूक्लियस को बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये जो डॉटेड, ये उसका इम्पैक्ट पैरामीटर का रेंज है, जहां तक उसका इम्पैक्ट दिखेगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं अपने हाथों को बांध करके, तो बस इतना ही दूर मेरा साइज है, तो समझ लीजिए कि न्यूक्लियस का साइज यही है। लेकिन बताइए, मैं हाथ किसी को, मान लीजिए सपोज करिए कि मुझे किसी को चाटा मारना है, किसी ने बदतमीजी की, तो मेरा हाथ तो यहाँ तक जा सकता है ना। दिस इज माई इम्पैक्ट पैरामीटर, माई साइज इज ओनली दिस, बट दिस इज द इम्पैक्ट पैरामीटर, जहां तक मैं अपना इम्पैक्ट पहुंचा सकता हूँ। आपने कहा ठीक है सर, तो यहां से अगर आप देखिए तो ये अपना न्यूक्लियस है, और इधर से कौन आ रहा है, तो इधर से जो पार्टिकल आ रहा है वो है He2+, मैंने बोला था आपको अल्फा पार्टिकल। तो वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक आएगा,
यहाँ इसके अंदर घुसना अलाउ नहीं है, क्योंकि इसको इम्पैक्ट पैरामीटर वो करना शुरू कर देगा। आपने कहा कि ठीक है। अगर आप देखें तो चूंकि ये कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा, अगर ये नॉर्मल अपने किसी अन्य वेलोसिटी से आए, बहुत ही कम वेलोसिटी के साथ, तो शायद ये इस इम्पैक्ट पैरामीटर के अंदर भी ना घुस पाए। लेकिन अभी अभी जो सिनेरियो है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये इसमें थोड़ा सा अंदर पेनिट्रेट करता है और यहां तक आके रुकता है। इस समय जहां अल्फा पार्टिकल पहुंचा है उसी डिस्टेंस को हम आर नॉट कहते हैं, या इसी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वी कॉल्ड इट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैं डी ही लिखूंगा, आपकी मर्जी है, मैं इसको किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये अल्फा पार्टिकल जो है ये न्यूक्लियस से टकरा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे भी देखो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस अगर हमारा एटॉमिक नंबर Z है तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? Z टाइम्स प्लस E। Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्लस E। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर आप एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते होंगे कि अगर दो चार्ज है Q1 और Q2 और दोनों के डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस है R, तो उस समय जो उस पर फोर्स लगता है वो लगता है के Q1 Q2 अपॉन आर, जहां के कुलम्बिक कांस्टेंट है, के Q1 Q2 अपॉन आर। मैं कुलम्बिक फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। कुलम्बिक फोर्स जो होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, बट पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन आर। तो आप बताइए कि जिस समय ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुंचा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? और जब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो मैंने पहले ही आपको कहा है कि कोई भी पार्टिकल को अगर अपना पाथ रिट्रेस करना है तो उसको पहले रुकना होगा। आप ऐसे चलते चलते रुकेंगे, देन यू कैन रिवर्स योर पाथ। ये बात ध्यान रखना है। आपको डेविएशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात तब करते हैं जब आप न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने, ये इतना अंदर क्यों पहुंच पाया, इंपैक्ट पैरामीटर के रेंज को क्यों भेद पाया? बिकॉज ऑफ इट्स हाई काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल एमिटर था इसने कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ उस पार्टिकल को यहां से वहां भेजा है। अगर आप इस केस में देखें तो कुलम्बिक कांस्टेंट के तो रहेगा ही। पहला चार्ज क्या है? Q1 2 टाइम्स E, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज है। Q2 क्या है? Z टाइम्स E, जो भी एटॉमिक नंबर लेंगे, डिवाइडेड बाय, मैं लिख रहा हूं D, जिस D को मैंने पहले ही बोल दिया है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये इस केस का पोटेंशियल एनर्जी है। आपने कहा ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी डिफाइन किया था मैंने इंपैक्ट पैरामीटर स्मॉल b, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल b से। पिछला लेक्चर आपको देख करके तब यहाँ पहुंचना है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अगर आप लगाएं तो आप यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला निकाल पाएंगे। आपने कहा कि ठीक है सर, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं है। अब आप यहाँ पे देखें कि मैं लगा रहा हूं एनर्जी कंजर्वेशन। आप लगा दीजिए एनर्जी कंजर्वेशन। तो जब हम एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पीई फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल की हम लोग बात करेंगे। आपने कहा कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। खुद बताएं हमको कि पहले ये पार्टिकल रेस्ट में था या फुल्ली मोशन में था? तो आपने कहा सर फुल्ली मोशन में था, तो इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज 0। ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी? जितनी अल्फा पार्टिकल एमिटर ने इसको दी होगी। अभी हम लोग मान लेते हैं, लेट्स सपोज कि इसकी काइनेटिक एनर्जी थी E, कैपिटल E। ये हमने क्या किया है सर? ये हमने एज्यूम किया, लेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल बी कैपिटल E। फिर फाइनली बताइए, फाइनली वो रेस्ट में आ गया था और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो गई थी? 0। यहाँ न्यूक्लियस था, यहाँ न्यूक्लियस था, अल्फा पार्टिकल आया और रुक गया। उसके बाद ना रिट्रेस किया होगा अपने पाथ को, आया और रुक गया। यहाँ पर देखिए, तो ये जो रुका है यही डिस्टेंस हमको निकालना है। इसका मतलब इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। तो पी फाइनल कितना होगा उसी की वैल्यू हमने निकाली है, जहां पर के होता है कुलम्बिक कांस्टेंट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम्ब स्क्वायर। ये आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा जब आप इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल थी के 2k ZE² अपॉन डी। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमने निकाल लिया है, D इज इक्वल टू 2k ZE² अपॉन काइनेटिक एनर्जी E। अब आप देखिए कि E को हम पुट कर सकते हैं हाफ mv², अगर हमको पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है तो ये भी पुट कर सकते हैं, तो एक फॉर्मूला इसके टर्म में आ जाएगा, बड़ा भद्दा सा दिखेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि E के फॉर्मूले में आप K को पुट कर सकते हैं
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको जब आप आगे पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए बहुत आसान बात है कि के की वैल्यू आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी आपको दे दी जाए तो आप निकाल देंगे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब असली काम की बात आने वाली है। अभी तक की जो कहानी है वो बहुत ही क्लियर है। 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड निकल गया है, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, कुछ नहीं होता है वहां। हाँ, इलेक्ट्रॉन होते हैं बट इलेक्ट्रॉन की औकात नहीं है कि वो अल्फा पार्टिकल को रोक सके। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ही क्यों हमने बम्बार्डमेंट कराया, क्योंकि हमको न्यूक्लियस को विखंडित नहीं करना है। वी डोंट वांट टू डिसइंटीग्रेट द न्यूक्लियस, वी जस्ट वांट टू सी द इंटरेक्शन, ताकि हमको पता चले कि सारा मास वहीं कंसंट्रेटेड है या कहीं और भी है। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत आराम से। मैं लास्ट वाला थोड़ा सा छोड़ूंगा, बाकी मिटा रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखिए। चलिए, अब अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई है तो एक बात और बता दें हमको। क्या बताना है सर? मुझे ये बताइए एक डेफिनेशन कि डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक यूनिट होती है एनर्जी की, उसका डेफिनेशन। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन हैविंग फिक्स्ड चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे ऑलरेडी हमको पता है कि फिक्स चार्ज होता है, हैविंग फिक्स चार्ज इज accelerated through a potential difference of through a potential difference of कितना वोल्ट बच्चा? 1 वोल्ट। the work done on the electron is said to be equal to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर डिफाइन करना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो उसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, साइन को भूल जाइए, इतना कुलम्ब होगा। और इसको आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस, याद करिए वोल्ट क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हम वोल्टेज कहते हैं। तो अब इतना होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, लेकिन अब जो ये वर्क डन बन गया तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं सर, इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये सदैव के लिए आप याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में बदलना है तो आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे फटाक से। आपने कहा ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को जब आप 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट कराते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, यानी कि 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर है। अब जो मैं समझा रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान से देखना है, ये न्यूमेरिकल पूरा रदरफोर्ड मॉडल आपके लिए क्लियर कर देगा। ठीक है सर, आइए चलिए, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इन Rutherford's alpha particle scattering experiment, the alpha particle having kinetic energy equal to 7 MeV, मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रोजेक्टेड को प्रोजेक्ट किया गया, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इट कम्स मोमेंटरीली, क्षणिक रूप से, मोमेंटरीली एट रेस्ट एंड देन रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। ये थोड़ी देर के लिए तो रेस्ट में आया बट उसके बाद इसने क्या किया? अपने डायरेक्शन को रिवर्स किया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्वेश्चन बहुत आसान है सर,
लेकिन अब इसमें मैं जो ऐड करूंगा उसके बाद ये क्वेश्चन आसान नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस को मैं कहता हूं दीज आर नॉट प्रॉब्लम्स, दीज आर कॉन्सेप्ट बिल्डर्स, दीज आर कॉन्सेप्ट बिल्डर प्रॉब्लम्स। तो दीज आर कॉन्सेप्ट बिल्डर्स, आपने कहा ठीक है। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में आइए, सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता है मेगा का मतलब 7 इंटू 10⁶ आ जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको ये भी पता है कि ऐसा यूनिट में एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। तो 7 इंटू 10⁶ इंटू एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह यहाँ इसको लिख सकता हूँ ना, 7 टू 10⁶ इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी तो यही रहेगा। हाँ सर, तो अब इसके जगह लिख दीजिए 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, बहुत ही प्यार से। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई अब ऐसा यूनिट में। और आपको पता है कि D इज इक्वल टू क्या होता है सर, 2kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी E। आपने कहा हाँ सर, ये भी आपने भी बताया है। तो याद रखिए इसमें डालेंगे सब कुछ, 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू Z। गोल्ड का क्या होता है सर, Au 79 और ये होता है 197 इफ आई एम करेक्ट। तो Z की वैल्यू क्या है यहाँ पे 79 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो ये वाली एनर्जी थी 7 इंटू 10⁶ इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको आप एक बार तो कट कर ही सकते हो, ऊपर में स्क्वायर है नीचे में सिंपल है, ये कट हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹। जब आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे यू विल बी गेटिंग 32.5 इंटू 10⁻⁻15 और ये आ जाएगा आपको किस में, मीटर में, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में था तो ये मीटर में आएगा। आपको कैसे पता सर, चूंकि मेरे पास उतना तो सालों का एक्सपीरियंस है कि मुझे वैल्यू याद है। आप कैलकुलेट करके घर पे देख लीजिएगा 32.5 फर्मी, क्योंकि 10⁻⁻15 को हम लिखते हैं फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर, या इसी को हम फर्मी भी कहते हैं, फर्मी। तो आपने जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो निकाल लिया है। अब जो मेन काम है वो यहां से शुरू होता है। क्या काम है सर, अब एक हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला है। इंपिरिकल फॉर्मूला किसको कहते हैं, द फॉर्मूले विच आर बेस्ड ऑन कांस्टेंट, दे आर नॉट डिराइव्ड बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। आपने कहा देखें सर क्या बात कर रहे हैं, तो अगर इंपिरिकल फॉर्मूला देखें तो R बराबर R नॉट मास नंबर टू द पावर 1/3 होता है। अच्छा सर, जहां पर ये R नॉट एक इंपिरिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे रेडियस, ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला है। दुनिया का कोई भी एटम हो, आप उसका मास नंबर लेके आइए, मैं आपको उसका रेडियस निकाल के दे देता हूं। आपने कहा ठीक है सर। अगर आप देखें यहाँ पर देखें तो R की वैल्यू क्या है, R नॉट की जगह पुट करिए 1.2 इंटू 10⁻⁻15, मास नंबर की जगह 197 टू द पावर 1/3। आप देखेंगे कि यहाँ 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 5.818 इंटू आंसर आ जाएगा 5.818। अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने। और यहाँ पर हम लोग इस वैल्यू को देखें, अगर आप खुद भी देख पाएंगे, घर पे आपके पास सारी सुविधाएं हैं, देखिए जरा। तो मैं यहाँ पे 1.2 इंटू 5.818 कर रहा हूँ। देखिए 6.9816, इफ नॉट विजिबल कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दिया, विश्वास करो 6.9816 आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने 6.9816 इंटू 10⁻⁻15 मीटर निकाल लिया कि गोल्ड के न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, क्योंकि यहाँ मैंने मास नंबर किसका यूज किया, गोल्ड का। तो गोल्ड का आ गया आपको रेडियस। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 10⁻⁻15 नियरेस्ट वैल्यू में। इसका मतलब ये 7 फर्मी है। बहुत ध्यान से देखना है सर, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। अब देखिए कहां तक पहुंच पाया अपना अल्फा पार्टिकल, कितना क्लोज न्यूक्लियस के, तो 32.5 फर्मी दूर पर ही उसको रिपेल करना शुरू कर दिया कि भैया इसके अंदर आप नहीं आ सकते। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, रवि तेजा का, एक मूवी थी साउथ की, कोई मुझे याद नहीं, सालों पहले कभी देखी थी, कि भैया मेरा ईगो मेरे वाईफाई की तरह चारों तरफ फैला हुआ है, मेरा ईगो मेरे चारों तरफ वाईफाई की तरफ फैला है। तो न्यूक्लियस का भी जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉजिटिव सेंस का, वो तो उसके चारों तरफ फैला हुआ है।
हाँ सर, तो न्यूक्लियस का साइज देखिए कितना बड़ा है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो देखिए ये है न्यूक्लियस और इसका वाईफाई कुछ यहाँ तक फैला हुआ होगा। मुझे बार बार इसको दोबारा बनाना पड़ता है, खैर कोई बात नहीं। ये देखिए ये हुआ न्यूक्लियस एक्चुअल में और इसका वाईफाई यहाँ तक फैला हुआ है। अगर मैं इसको थोड़े बड़े पिक में दिखाऊं, मैं इसको रहने देना चाहता हूं इसलिए, अब यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस आपका है यही डिस्टेंस आपको बोल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं है, ये इम्पैक्ट वो जहां तक उसका इम्पैक्ट फैला हुआ है। अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं तो आप क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बहुत ही प्यार से। चलिए, तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये r इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 कहां से आया सर? ये आया है इंपीरिकली, मतलब लैब में डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस का साइज और उसके मास नंबर के बीच का रिलेशन निकाला गया होगा और वहां से ये बात पता चली कि हम ऐसे न्यूक्लियस का एक्चुअल साइज निकाल सकते हैं। अब जरा देखिए, बहुत ही आराम से देखिए, ये एटम था, न्यूक्लियस ये आपका था यहाँ, और ये इसका वाईफाई जोन। एक अल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियस का खुद का साइज कितना है सर? तो ये जो आप यहाँ से यहाँ का साइज देख रहे हो, ये जो साइज आप देख रहे हो न्यूक्लियस का खुद का, ये है कितना? 7 फर्मी, सिर्फ 7 से भी कम, 6.98 वैसे कह सकते हैं, बट हमने जब निकाला और इसको कर दिया अप्रोक्सीमेट तो ये 7 फर्मी आ रहा है। न्यूक्लियस, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ओनली 7 फर्मी। अच्छा, ठीक है। और ये जो बेचारे भाई साहब हैं, ये कितना दूर थे न्यूक्लियस से जब इनको लौटना पड़ा? ये कितनी दूर थे न्यूक्लियस से? तो ये न्यूक्लियस से कितनी दूर से लौट गए? तो ये लौट गए न्यूक्लियस से 32.5 फर्मी से। यानी अगर कोई यहां से भी जाएगा तो 32.5 फर्मी, ये कितना हो गया? 32.5 फर्मी। तो आपको मैं बोल रहा हूं कि इतना अंदर तक तो घुसा, इसलिए इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है? इम्पैक्ट पैरामीटर, तो न्यूक्लियस के बाहर कितना दूर तक आप फैले हुए? 7 फर्मी का तो आपका न्यूक्लियस है, तो 32.5 माइनस 7, आंसर कितना आ जाएगा? 25.5 फर्मी। इतना दूर इसका इम्पैक्ट पैरामीटर है, मतलब खुद है 7 फर्मी का, खुद है 7 फर्मी का, लेकिन ये आगे 25.5 फर्मी तक अपना माहौल बना करके रखा है। इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं एंटर कर सकता है। सर इससे हमको क्या क्या पता चला? तो मैंने आपको इंग्लिश में बताया, एक बार समराइज कर देता हूं कि व्हाट आर द रिजल्ट्स व्हिच वी गेट फ्रॉम रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। तो द रिजल्ट्स आर कि all the mass of the atom is concentrated inside a very small area called the nucleus। पहला बात। दूसरी बात उन्होंने बताई कि न्यूक्लियस का साइज इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट पैरामीटर। साइज बड़ा छोटा होता है बट उससे बहुत ज्यादा दूर तक वो अपना वाईफाई जोन क्रिएट करके रखता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज और अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, तो अगर अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है तो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके रखता है जो कि पॉजिटिव सेंस का है। तो कोई पॉजिटिव पार्टिकल उस फील्ड में एंटर नहीं करेगा। हाँ, निगेटिव पार्टिकल आएगा तो पक से खींच लेगा। आपने कहा अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। फिर हमने एक इंपिरिकल रिलेशन पढ़ा, आर रेडियस ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, और यहां से हम किसी भी एटम का एक रेडियस निकाल सकते हैं, अपने मैथमेटिकल फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, उसके बाद आता है ये कि एक रिजल्ट देखिए ताकि आपको मैथमेटिकली थोड़ा सा और क्लैरिटी मिले। तो हम लोग चलते हैं एक और प्रॉब्लम के पास जिसको हम कॉन्सेप्ट बिल्डर 2 कह रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, 7 फर्मी का न्यूक्लियस और उसके आगे 25.5 फर्मी तक अपना माहौल बना के रखता है, वाईफाई जोन क्रिएट करके रखता है। अब एक प्रश्न है कि क्वेश्चन प्रॉब्लम टू विजुअलाइज the size relation between the nucleus and the atom। मैंने आपको बोला था कि आपके घर में रखा हुआ एक गेंद की तरह वो है, आपका पूरा घर अगर एटम है तो उसमें छोटा सा बॉल जो है वही न्यूक्लियस है। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन में कहा गया है कि द साइज ऑफ द एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। जानबूझ के सेंटीमीटर लिखा है, मीटर में तो 10 माइनस 15 हो जाएगा। एंड द साइज ऑफ द 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर ये है। एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ
इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, क्योंकि न्यूक्लियस ना फेम्टोमीटर में होता है जी, एटम का साइज तो एंगस्ट्रॉम में होता है। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे 10⁻⁻10 मीटर के। ये आपको 10th में एक आध बार दिखा होगा। आपने कहा ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है, कंपेयर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। आपने कहा ठीक है सर। अब आपको पता है कि एटम कैसा होता है शेप में, तो आप कहेंगे एटम भी स्फेरिकल होता है। आप कहेंगे कि न्यूक्लियस का कैसा शेप होता है, तो न्यूक्लियस भी स्फेयर होता है। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है मेरे बच्चों? तो आप कहेंगे सर 4/3πr³। तो अगर मैं यहाँ पर ऊपर में लिखूं वॉल्यूम ऑफ एटम और नीचे में लिखूं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो वॉल्यूम ऑफ एटम हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू r³ डिवाइडेड बाई, इसका भी वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³। तो सर ये तो कट जाएगा, नहीं भाई, इसका r1 क्यों होगा तो इसका r2 क्यों होगा, लेकिन ये दोनों तो कांस्टेंट है तो कटेंगे ही। तो अगर r1 क्यों देखो, रेडियस ऑफ एन एटम, द साइज ऑफ एन एटम, तो 10⁻⁻8 का है, तो 10⁻⁻8 का क्यूब होगा, और यहाँ होगा 10⁻13 का क्यूब। मीटर में सर आप नहीं बदल रहे, क्यों बदलू मैं भाई, रेशियो निकालना है ना, तो कोई भी यूनिट रहेगा तो समान ही आएगा। अच्छा, इसका मतलब हो गया 10⁻24 और 10⁻39, ये ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा। इसका मतलब कि V एटम अपॉन V न्यूक्लियस आ जाएगा आपको 10⁻⁻15 की +15। इसका मतलब आप देखिए बहुत बढ़िया से कि न्यूक्लियस के वॉल्यूम से 10⁻15 गुना ज्यादा होता है किसका वॉल्यूम? एटम का वॉल्यूम। बहुत ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लिखूं V न्यूक्लियस के टर्म में, तो V न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻15 टाइम्स V एटम। देखिए, या V एटम लिखूं तो मैं लिखूंगा 10⁻15 टाइम्स V न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस दोनों ही सूरतों में 10⁻15 गुना एटम जो होता है वो, आप समझ रहे हो, 10⁻15 गुना बड़ा होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे कॉन्सेप्ट बिल्डर, एक पहला प्रॉब्लम जिसने आपको बताया कि न्यूक्लियस इतना छोटा होता है, उसका वाईफाई जोन फैला रहता है। दूसरा क्वेश्चन जिसने आपको वॉल्यूम कंपेयर करके दिखा दिया कि एटम का न्यूक्लियस एटम के साइज के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन सारा मास उसी न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। इसलिए जब न्यूट्रॉन टू द प्रोटॉन का रेशियो इम्बैलेंस होता है तो वो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होना प्रारंभ कर देते हैं, जिसको आप रेडियो एक्टिव मटेरियल कहते हैं। आपने कहा अच्छी बात है सर, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब हम थोड़ा सा एक और एरिया को टच करने वाले हैं जहां से शायद क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपने सुना होगा, इसको प्लानेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है, तो थ्योरेटिकली भी कई बार चीजें पूछ ली जाती हैं। ऑल द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट एज फार एज नीट इज कंसर्न। तो आपने कहा ठीक है सर, बताइए क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, कि रदरफोर्ड मॉडल का लिमिटेशन क्या है सर? सब तो दिख ही रहा है, बट फिर भी देखिए। फर्स्ट, एक आदमी था जिसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल suggested that if a particle having opposite charge is revolving around the nucleus, it will dissipate energy, वो एनर्जी को, अपनी एनर्जी को खोएगा, बर्बाद करेगा, डिसिपेट एनर्जी, एंड plunge into the nucleus into billionth of a second। कहीं कहीं पे आप देखेंगे बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि लिखा रहेगा 10⁻⁸ सेकेंड में टकरा जाएगा, कहीं 10⁻11, कहीं 10⁻12। सबका मतलब मिला के यही लिख दीजिए बिलियंथ। ये कहना क्या चाह रहा है? देखिए, न्यूक्लियस एक अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड क्रिएट कर रहा है, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन यदि यहां से रिवॉल्व करेगा तो पहला जो चक्कर लेगा वो इस रेडियस में लिया, तो दूसरा चक्कर वो इससे छोटे रेडियस में लेगा, फिर उससे छोटे चक्कर में लेगा,
और फिर उससे छोटे चक्कर में और फिर ऐसे करके यहाँ टकरा जाएगा, अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो। इसको कहते क्या है सर? दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड डेथ स्पाइरल। ये स्पाइरल पाथ है, ऐसे घूम घूम के टकरा जाएगा। तो सही भी तो बात है सर। अगर किसी भी चीज को एक खूंटे से गाड़ दिया आपने, रस्सी बांध करके किसी गाय को ऐसे घुमा रहे हैं, तो अगर गाय की एनर्जी कम होगी तो क्या होगा? एक बार वो बड़ा सर्कल लेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये तो खैर एक प्रैक्टिकल है। यहाँ पे देखिए तो पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन को ये प्लंज करा लेगा। प्लंज मतलब आकर के टक्कर मार देना। वो भी 10⁻⁸ सेकेंड में, या 10⁻⁻ बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। तो याद करिए कि बिग बैंग थियरी यह तो कहता है, बिग बैंग थियरी क्या कहता है कि सर एक न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेट होने से पूरी दुनिया बनी। एक न्यूक्लियस टूटा होगा, उससे पूरा ब्रह्मांड बना। अगर मान लीजिए कि किसी एक क्षण में, जैसे आपने एक मूवी देखा होगा, थॉर वाला कोई मूवी था, पता नहीं कौन सा था, ठीक है, मार्वल का मूवी है, अच्छा मूवी था। तो उसके अंदर वो चुटकी बजाता था और दुनिया खत्म हो जाती थी, पूरा सब कुछ खत्म। तो ये बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट तो वही वैसा ही है ना, कि एक न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेट होने से पूरी दुनिया बनी। और अगर ये बात सच है कि एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो वो पक्का एनर्जी डिसिपेट करेगा और वो आकर के टकरा जाएगा। इसी लिमिटेशन को दूर किया नील्स बोर ने। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं। बाय द वे, द फर्स्ट टाइम द टर्म ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय रदरफोर्ड, ये क्रेडिट इन्हीं को जाता है। उन्होंने कहा कि जो जिस पाथ में घूमते हैं उनको ऑर्बिट मत कहिए, इनको स्टेशनरी ऑर्बिट कहिए। अब स्टेशनरी का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रुके हुए रहते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। Why Niels Bohr called these orbits as stationary orbits? Because electron will dissipate no energy as soon as they are orbiting in their own orbit. जब तक नेचर के द्वारा असाइन किए गए ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तब तक वो कोई भी एनर्जी डिसिपेट नहीं करता है। हाँ, अगर वो अपने से हायर एनर्जी लेवल में जाना चाहता है तो उसको एनर्जी लेके जाना पड़ेगा। अगर अपने से लोअर एनर्जी में आना चाहता है तो उसको एनर्जी रिलीज करके आना होगा। बट अगर वो उसी ऑर्बिट में घूम रहा है जो नेचर ने उसको असाइन किया है, तो वो कोई भी एनर्जी डिसिपेट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल ठीक बात। और नेचर ने कैसे असाइन किया? जैसे आपके पास अगर 500 रुपए हैं तो आप ओयो रूम जाओगे। अगर मानो किसी शहर में एग्जाम देने गए तो कोई छोटा सा होटल या ओयो रूम लोगे। अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो आप 5 स्टार होटल में जाओगे। तो एनर्जी के साथ मैच करता है, और वाइटल की एनर्जी के साथ अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैच करती है तभी वो उस ऑर्बिटल में रहने जाता है, और वो नेचर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो वहां था स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट, बट इनका साहब का था ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट, तो उसको खारिज कर दिया मैक्सवेल ने। मैक्सवेल कहा कि अगर आप जो कह रहे हैं अगर वो सत्य है तो भैया ऐसा हो जाएगा, वो भी बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड में, और पूरी दुनिया श्रिंक होके फिर से एक न्यूक्लियस बन जाएगी। आपने कहा ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ही डिड नॉट एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बेचारे कुछ नहीं बता पाए कि भैया सेल कहाँ होता है, सब सेल कहाँ होता है, वगैरह वगैरह। और थर्ड, दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। सर कुछ समझ में नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए, अभी नहीं आएगा ये समझ में। बस सिर्फ आप इतना समझिए कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, इतना ही समझना आपके लिए काफी होगा। तो यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल खत्म होता है। मैं इसको समराइज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रदरफोर्ड मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो रदरफोर्ड मॉडल जो दिया गया था, मतलब उसका सेटअप जो तैयार किया गया था, वो किया गया था उनके दो विद्यार्थी गीगर एंड मार्सडेन के द्वारा। बट उसका क्रेडिट उनको इसलिए आता है क्योंकि फर्दर जो एक्सपेरिमेंट हुए उन्होंने किए। गोल्ड फॉइल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, जो भी नाम दे दो, सारे इसी के नाम है। प्लानिटरी मॉडल ऑफ एन एटम भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में हम लोगों ने एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर ये पूरा सेटअप रखा था, जहाँ एक अल्फा पार्टिकल एमीटर था, जो पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में मैंने समझाया, पिक्चर सब बना के दिया है। तो हमने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड निकल गए, मतलब 99% ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। इलेक्ट्रॉन होते हैं बट उनकी औकात नहीं होती कि अल्फा पार्टिकल को रोक सके।
न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, ये भी हमको पता चला क्योंकि अल्फा पार्टिकल उससे टकराया नहीं, उसके पास गया वापस लौट गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है। वाईफाई जोन मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर, आपने कहा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां से कोई भी चीज डेविएट हो जाएगी। मैंने आपको कहा कि इस पूरे फॉर्मूला में जो अपना था कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के जेड ई स्क्वायर्ड अपॉन काइनेटिक एनर्जी, इसी में cot थीटा बाई 2 लग जाता है डेविएशन एंगल के लिए। बट हम लोग अभी 11th में है और 12th में न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे अच्छे से। समझने वाली सारी चीज मैंने कर दी है। मैंने आपको एक इंपेरिकल फॉर्मूला भी दे दिया गिफ्ट के तौर पे, R इज इक्वल टू आर नॉट टू द पावर a/3, जिससे आप घर बैठे किसी भी एटम का रेडियस निकाल सकते हैं अगर आपको उसका मास नंबर पता है। तो रेडियस तो बहुत ही छोटा आता है सर, लेकिन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बड़ा आता है, मतलब कि उससे बहुत दूरी तक वो अपना वाईफाई जोन फैला के रखा हुआ है। फिर हमने बात की दो न्यूमेरिकल्स की, और उसके बाद हम लोगों ने फाइनली देखा कि डेथ स्पाइरल का जो कॉन्सेप्ट है गिवन बाय मैक्सवेल, कि अगर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डिवॉल्व करेगा तो इट विल प्लंज इनटू द न्यूक्लियस इन 10⁻⁻11 और 12 सेकंड, कहीं कहीं पे -8 सेकंड लिखा हुआ है। मैंने समराइज करके आपको बोल दिया बिलियंथ ऑफ अ सेकंड में, एक सेकंड के 1 करोड़वें भाग में ये पूरी दुनिया सिमट के फिर से एक न्यूक्लियस बन जाएगी। तो आपने कहा सर बात तो सही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब थोड़ा सा डेविएट होंगे और हम लोग पढ़ने वाले हैं काफी जो फेमस टर्म्स है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडायाफर्स, आइसोस्टर्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे और बहुत ही प्यार से देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप एक भी लेक्चर मिस ना करें। अगर आपने एक लेक्चर देखा है देन यू शुड गो विद द अदर लेक्चर्स ऑल्सो। You can feel chemistry if you watch these videos as a whole. Thank you for watching the video. Good night.